हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोग को पाठ 5 प्राकृतिक आपदाएं का आगे का पढ़ाने वाली हूँ, पार्ट 2। आप लोग पहले इसके भूकंप के बारे में पढ़े और ज्वालामुखी के बारे में, और ज्वालामुखी के बारे में आगे है इससे संबंधित जानकारी हम लोग लेते हैं, पढ़ते हैं। चलिए ज्वालामुखी के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। संसार में बहुत सी जगह पर विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए हुए हैं। भारत में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वहाँ स्थानीय विस्तार में भयंकर विनाश होता है। इसमें कह रहे हैं कि ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। एक सक्रिय ज्वालामुखी, हमेशा जो कार्यशील रहता है। दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी जो सोया हुआ ज्वालामुखी होता है। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, यानी समाप्त हो जाता है, अंदर ही अंदर, वो फटता नहीं है। ऐसे 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। और कह रहे हैं कि पूरे विश्व में बहुत सी जगह पर अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी मौजूद हैं। भारत में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी उपस्थित है, मौजूद है, आया हुआ है यानी मौजूद है। और ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है जहाँ ज्वालामुखी फटता है वहाँ स्थानीय विस्तार में उस जगह के क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक विनाश यानी क्षति होता है। आगे पढ़ते हैं। ज्वालामुखी से लाभ भी होता है। लावा फैल जाने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जावा और सुमात्रा की लावा में से बनी हुई ज़मीन खूब ही उपजाऊ होने से अच्छी खेती होती है। ज्वालामुखी के ढलाव वाले क्षेत्र की पोटाश युक्त मिट्टी में खेती करके किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। पहले ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है, फ़ायदा भी होता है। लावा फैल जाने पर, जब ज्वालामुखी फटता है और उसका लावा जब फैलता है ज़मीन पर, तो उसके कारण से ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। जावा और सुमात्रा की लावा से बनी हुई ज़मीन बहुत ही उपजाऊ होती है। उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ने के कारण खेती बहुत अच्छी होती है उस ज़मीन पर। और ज्वालामुखी के जो ढलाव वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे ढलान होती है, ऐसे क्षेत्रों की पोटाश युक्त मिट्टी से खेती करके किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। आगे पढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों के गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने से चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना हुआ है। ज्वालामुखी के कारण पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलई आदि धातु में खनिज भूसतह से थोड़ी गहराई से ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा हो जाने से और कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से समय बीतने पर उसमें से हीरे बनते हैं। ज्वालामुखी में से निकलने वाले विखंडित यानी टूटे हुए चट्टाने पदार्थों के छोटे पत्थर को लापली के रूप में पहचाना जाता है। इसे मनपसंद रूप दिया जा सकता है, इसलिए वह खूब उपयोगी साबित होता है। कह रहे हैं कि ज्वालामुखी के जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्रों के गर्म पानी के झरने में जंतुनाशक द्रव्य होने से जो चमड़ी के रोगी होते हैं उनके लिए आशीर्वाद के रूप में बना हुआ है। और ज्वालामुखी के कारण पारा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, कलई आदि जो धातु में खनिज जमीन के सतह के थोड़ी सी गहराई से ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे खनिज। और ज्वालामुखी नली में लावा रस ठंडा हो जाने पर कार्बन के ऊपर दबाव आ जाने से जब समय थोड़ा बीत जाता है तो उसमें से हीरे निकलते हैं। ज्वालामुखी में से निकलने वाली जो टूटे हुए चट्टाने होते हैं, ऐसे पदार्थों के छोटे पत्थर को लापली के रूप में पहचाना जाता है। और इसे अपने मन पसंद के अनुसार जैसा हमें चाहिए ऐसा रूप, ऐसा आकार दिया जा सकता है। इसलिए बहुत ही उपयोगी साबित
होता है। आगे पढ़ते हैं। सुनामी, त्सुनामी, समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने या सतह पर भूकंप आने से समुद्र की सतह पर खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न यानी पैदा होती हैं। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। वे लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती हैं। सुनामी कैसे आती है उसके बारे में करें कि समुद्र की सतह यानी ज़मीन पर मौजूद ज्वालामुखी के फटने से या उसकी सतह पर से भूकंप जो उठता है उसके होने से समुद्र की सतह पर ज़मीन पर यानी बहुत ही बड़ा विनाशक लहरें उत्पन्न होती, शक्तिशाली लहरें उत्पन्न यानी पैदा होती हैं और इन लहरों को ही सुनामी कहते हैं। और ये लहरें बहुत ही ऊंची और असाधारण होती, कोई साधारण नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। आप चित्र में देख भी रहे होंगे सुनामी की लहरों का दृश्य। इसकी लंबाई लगभग 700 से 16 किलोमीटर जितनी होती है। ये लहरें खूब तेज़ी से और लंबी दूरी तय करने वाली होती हैं। इस प्रकार की लहरों से पानी तेज़ी से किनारे पर ऊंचाई तक पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जो 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिला। करें जब सुनामी आता है समुद्र में तो ये इसकी लंबाई मतलब 700 से 1600 किलोमीटर इतनी होती, इतनी ऊंचाई पर जाती है और ये लहरें बहुत ही तेज़ होती हैं और बहुत जल्दी, बहुत गति से दूरी तय कर लेती हैं। इस प्रकार की लहरों से पानी तेज़ी से समुद्र के किनारे पहुंच जाती है ऊंचाई पर और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। एक घटना बताया गया जो 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिला था। वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटी थी, सुनामी आया था। आगे पढ़ेंगे। चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती हैं। तूफान शांत हो जाने के बाद भी उसका आकार यानी रूप बदलता है तथा ऊंची और लंबी तरंग लंबाई की लहरें बनती हैं। समुद्र में वे लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती हैं और उद्भव यानी जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है उस स्थान से दूर हजारों किलोमीटर फैल जाती है। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पहुँचती हैं तब अधिक नुकसान पहुँचाती हैं। इसलिए इन लहरों को प्रलयकाली लहरें भी कहा जाता है। प्रलयकाली यानी जो सब कुछ बहा ले जाए, समाप्त कर दे। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर से बड़ी चट्टानें या हिमशिला यानी बर्फ के टुकड़े पत्थर अचानक समुद्र में टूट पड़ती हैं, उससे भी प्रलयकारी और बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। इसमें कह रहे हैं कि चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती हैं। कभी कभी आप लोग समुद्र में देखते होंगे, देखे भी होंगे या कभी देखिएगा कि गोल गोल घूमता हुआ जैसे कुछ उठता है ऊपर की तरफ, उसे ही चक्रवात बोलते हैं। तो ऐसे शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती हैं समुद्र में। तूफान जब शांत हो जाता है तो उसके बाद भी उसका आकार बदलता है तथा ऊंची और लंबी तरंग वाली लहरें बनती हैं। समुद्र में वे लहरें उछलती हुई दिखाई भी देती हैं। आप लोग समुद्र में घूमने गए होंगे, देखे भी होंगे लहरें कैसे मारती हैं समुद्र में, ऊपर की तरफ आता है और उद्भव यानी जिस स्थान से वो उत्पत्ति होती है उस स्थान से वो शुरू होकर दूर हजारों किलोमीटर तक वो फैल जाती है। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र के किनारे पहुंचती हैं तब अधिक नुकसान पहुंचाती हैं ऐसी लहरें, और इन लहरों को प्रलयकाली लहरें भी कहा जाता है, जो सब कुछ विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है सबका। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर से बड़ी बड़ी चट्टानें या बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े पत्थर अचानक समुद्र में जब टूटकर गिर पड़ती है तो उस कारण से भी प्रलयकारी लहरें पैदा होती हैं समुद्र में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे बाढ़ का चित्र दिया गया है। आप देख रहे होंगे चित्र में कैसे बाढ़ आया है। शिव जी का मूर्ति है, आधा डूब गया है। यहाँ पे देखिए घर डूब गए हैं, लोग पानी में आ जा रहे हैं। ऐसे बाढ़ आने पर स्थिति बन जाती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
नदी में एकाएक तेजी से आने वाले पानी की प्रवाह यानी धारा को बाढ़ फ्लोट कहते हैं। बाढ़ आने के मुख्य दो कारण हैं। पहला, वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आ जाती है। और दूसरा, किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी किनारे और निचले तटीय भाग में बाढ़ आ जाती है। कहने कि बाढ़ आने के दो कारण हैं। कहने नदी में अगर एकाएक तेजी से आने वाले पानी की धारा को बाढ़ कहते हैं। पहला कारण बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु में अगर नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बहुत अधिक बरसात हो जाती है तब बाढ़ आ जाता है। दूसरा, किसी नदी पर पुल बांधा गया है और अगर वो टूट गया तो भी नदी के किनारे के जो भाग हैं उस पे बाढ़ आ जाती है और वहाँ का भाग डूब जाता है। और आप अक्सर टीवी में देखते भी होंगे, जहाँ बाढ़ आता है उसके बारे में बताते हैं और कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं, कैसे कैसे परेशानियाँ आता है बाढ़ जब आती है बरसात के कारण या पुल टूट जाने के कारण। तो आप लोगों ने देखा होगा उसको। आगे दिया है कुछ जानकारियाँ। नदी का नाम जैसे गंगा, यमुना, तो उससे प्रभावित क्षेत्र है उत्तर भारत। यहाँ पे 1978 में बाढ़ आई थी। दूसरा है मच्छू, जो मोरबी में है। मोरबी में 1979 में बाढ़ आया था यहाँ पे। तापी नदी जो सूरत में ही है, यहाँ पे 2006 में बाढ़ आया था। कोसी बिहार में है, यहाँ पे 2008 में बाढ़ आया था। इन नदियों के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ अलग अलग समय पे आया था। आगे पढ़ते हैं। यहाँ आप लोग चित्र में देख रहे होंगे अकाल यानी ड्राउट। अकाल के समय का दृश्य यानी सीन यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे जब बारिश नहीं होती है कई सालों तक तो ज़मीन में कैसे दरारें पड़ जाती हैं, किस तरह ज़मीन में सूखा पड़ जाने के कारण बंजर जैसे दिखाई देने लगता है। आइए हम लोग अकाल के बारे में पढ़ते हैं। बरसात न होने से भोजन पानी की कमी उत्पन्न हो जाती है और ज़मीन में पानी सूख जाने की प्रक्रिया को अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। लगातार 2 वर्ष तक बरसात न हो अथवा बरसात कम मात्रा में हो तब अकाल की स्थिति, जिसे फेमाइन कहते हैं, उत्पन्न होती है। अधिक वृक्ष लगाए जाएं और वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए तो अकाल की संभावना कम रहती है। कहने बरसात न होने से भोजन की कमी, पानी की कमी पैदा हो जाती है, अभाव होने लगता है भोजन पानी का, और ज़मीन सूख जाने के कारण जो क्रिया होती है उसे ही अनावृष्टि या अकाल कहते हैं। लगातार अगर 2 वर्ष तक बारिश नहीं होती है या बहुत कम ही मात्रा में होती प्रमाण में, तो ऐसी स्थिति को अकाल कहते हैं। और अधिक वृक्ष लगाया जाए और वातावरण को साफ रखा जाए, प्रदूषित न किया जाए, उसको प्रदूषित होने से रोका जाए, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए तो अकाल की जो स्थिति बनती है वो कम बनेगी, उसकी संभावना फिर कम रहती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं आंधी और तूफान यानी साइक्लोन। तूफान मचाने वाली हवा अर्थात आंधी, ऐसा इसका सामान्य अर्थ होता है। हम इसे चक्रवात कहते हैं। भारत के समुद्री किनारे के क्षेत्र में कितनी ही बार ऐसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वहाँ नज़दीक के विस्तार में हवा का हलन चलन होता रहता है। यह हलन चलन जब वेग पकड़ता है, वेग यानी रफ्तार पकड़ता है, तब हवा तूफानी हो जाता है। जबकि हवा के तूफान मर्यादित यानी निश्चित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में प्रभाव यानी असर डालते हैं। ऐसे तूफान हरिकेन, टोर्नेडो, चक्रवात आदि नामों से जाने जाते हैं। करें कि तूफान मचाने वाली जो हवा होती है उसे आंधी कहते हैं, अर्थात इसका सामान्य अर्थ होता है यही, और इसे चक्रवात भी कहते हैं। भारत के जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसे कितनी बार ही चक्रवात पैदा होते हैं जिसके कारण वहाँ के जो क्षेत्र हैं नज़दीक के वहाँ हवा का हलन चलन होता है, और यही जब हवा बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ लेता है तो वहाँ तूफान आ जाता है। जबकि हवा के तूफान
मर्यादित यानी निश्चित समय के लिए और मर्यादित क्षेत्र में ही असर डालते हैं, जो बहुत दूर तक नहीं जाता उसका असर। ऐसे तूफान हरिकेन, टोर्नेडो, चक्रवात आदि दूसरे नामों से जाने जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में दिया भी गया है आंधी और तूफान का दृश्य। जब आंधी आती है और तूफान आता है तो क्या क्षति होती है, किस प्रकार का, इसके बारे में देखिए दिया गया है कि कैसे पेड़ टूट जाते हैं, घर गिर जाते हैं, उसका बहुत ही बुरा असर होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है दावानल। दावानल फॉरेस्ट फायर, यानी कि जंगल में जो आग लग जाते हैं और जंगल जलने लगता है उसको ही बोलते हैं दावानल। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जंगलों में वृक्षों के परस्पर यानी लगातार घर्षण यानी टकराव, आकाश से गिरती तड़ित यानी बिजली या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है, जिसे दावानल कहते हैं, जिससे वन्य संपत्ति को अत्यधिक नुकसान होता है। करें जंगलों में जब डालियां आपस में लगातार टकराती हैं तो उसमें घर्षण होता है, घिसते हैं वो, और उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उस कारण से भी जंगलों में आग लग जाता है। दूसरा कारण आकाश से बिजली गिरती है उसके कारण से, या तो तीसरा कोई अन्य कारण भी हो जाता है जिसके कारण से जंगलों में आग लग जाती है और बहुत बड़ा ही वन संपत्ति को नुकसान हो जाता है, और ऐसे ही घटना को दावानल कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भूस्खलन। भूस्खलन आप लोग चित्र में देख भी रहे होंगे। भूस्खलन यानी कि जो ज़मीन अपने स्थान से खिसक जाते, जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं वो अपनी जगह से खिसक के टूट के गिरने लगते हैं, ज़मीन खिसक जाता है, ऐसे ही ये घटना को भूस्खलन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दृश्य में आप लोग देख भी रहे होंगे कैसे कैसे क्षति होती है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भूस्खलन के दो प्रकार होते हैं, अधिक बरसात के कारण अथवा भूकंप के कारण। कई बार पृथ्वी के ऊपर का भाग नीचे की तरफ खिसक जाता है, उसे भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के रूप में वर्षा ऋतु में अधिकतर भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का यातायात प्रभावित हो जाता है। करें भूस्खलन दो प्रकार के होते हैं। पहला, या तो बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तब ऊपर के जो भाग होते हैं पृथ्वी के सतह के, वो अपनी जगह से खिसक कर नीचे गिरने लगते हैं टूट कर। दूसरा कारण होता है भूकंप। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कई बार ऊपर के भाग का नीचे की तरफ खिसक जाता है और उसे भूस्खलन कहते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि वर्षा के समय में अधिक भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे का जो यातायात बहुत ही प्रभावित होता है, उस पर बहुत असर होता है बरसात के समय में। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है और इसे आप लोग अच्छे से सुनिएगा और इसके संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उत्तर आपको दिया जाएगा फिर लिखने के लिए।